नमस्कार, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभिनव क्लासेस पर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास पेपर प्रतिवाद में उद्देश्य, अर्थ, उत्पत्ति पढ़ लिया था। आज हम लोगों को दो महत्वपूर्ण जो बिंदु वहां पर बच गए थे वो है आपके प्रभाव क्या है वर्तमान पर, और आपका क्या आलोचनाएं भी की गई, क्योंकि किसी भी जब कोई विचार आता है तो उसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों चीज़ें होती हैं। तो हम लोगों को उसकी आलोचनाओं पर भी ध्यान देना है कि किस प्रकार की आलोचनाएं की गई हैं वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार जुड़े हो वो चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिए। और यहाँ पर आपका डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर का जो पूरा सिलेबस है एजुकेशन का वो कराया जा रहा है, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्तमान में प्रयोजनवाद पर क्या प्रभाव पड़े हैं। ठीक है, तो उनमें जो प्रयोजनवाद के द्वारा पहला प्रभाव पड़ता है वो बालक की इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम बनाया गया है। कहने का मतलब है बालक जैसी इच्छा करेगा उस प्रकार के पाठ्यक्रम की उसके लिए व्यवस्था की गई है। दूसरा आपका आता है बालक के अनुसार शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। पहले तो बालक के अनुसार पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है, उसके बाद कहने को है कि बालक के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था की गई। वो जिस शिक्षा में को लेना चाहता है वह उस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। उसके बाद में आपका तीसरा आता है कि शिक्षा के नवीन अर्थों का जन्म हुआ है। शिक्षा के नवीन अर्थों का जन्म का मतलब ये है कि नई जो पद्धतियाँ आई हैं, नए जो शिक्षण तरीके आए हैं, नए जो शिक्षण उपागम आए हैं, जैसे टीएलएम आए हैं, तो उनका सारा जो श्रेय जाता है वो प्रयोजनवादियों को ही जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है जनतंत्री मूल्यों का विकास हुआ है। जनतंत्री मूल्यों का विकास कहने का मतलब ये है कि पहले जो थी वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। वहाँ पर क्या शिक्षक के द्वारा ही सारे कार्य का क्रियान्वयन कराया जाता था। लेकिन अभी प्रयोजनवाद वालों ने क्या कहा, जनतंत्री, सबके लिए खुला व्यवहार है, खुला समाज है। आप आराम से आइए, शिक्षा लीजिए, पाठ्यक्रम आप जैसा चाहे सुनिश्चित कीजिए, विद्यालय आप जैसा चाहे सुनिश्चित कीजिए और शिक्षा को ग्रहण कीजिए। उसके बाद आपका आता है व्यक्तिगत रुचियों पर बल दिया गया है। व्यक्तिगत रुचियों पर बल देने का मतलब है कि अगर विद्यार्थी को विज्ञान समझ में आ रही है तो उसे अन्य किसी सब्जेक्ट को पढ़ने की बाध्यता न दी जाए। जैसे जिन सब्जेक्ट में उसे रुचि है, जिन सब्जेक्टों में, जैसे इसमें अगला है, पहला तो जनतंत्री मूल्य है, दूसरा है रुचि। रुचि का मतलब है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है जिसे पढ़ने में बालक को सरलता और अच्छा लगे, वह कार्य उसको देना है, वह सब्जेक्ट उसको पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद में शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। क्रांतिकारी परिवर्तन होने का आशय ये कहलाता है कि क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे हुए, जब नई शिक्षण पद्धतियां आई तब कहा गया कि बालक जो है नवीन सिद्धांतों को, नवीन उपागमों को अलग अलग तरीकों से सीख रहा था। ठीक है, यदि किसी को एक विधि से समझ नहीं आ रहा है तो दूसरे विधि का वहां पर प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए कहा गया कि क्रांतिकारी परिवर्तन था। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है आलोचनाएं। आलोचनाएं क्या है? पहली आलोचना इनकी ये है कि इन्होंने क्या किया, आध्यात्मिकता को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया है। आध्यात्मिकता को आप बिल्कुल महत्व नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं जो मानव मूल्य है वो गिर जाएंगे। मानव मूल्य का मतलब है कि थोड़ा जो एक से दूसरे के में कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाता है। जब आप किसी को आध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें सौम्यता अपने आप से आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा इन्होंने कहा, इन्होंने सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण रखा। भौतिक दृष्टिकोण व्यवहारिक दृष्टिकोण से भिन्न होता है। अगर आप किसी को केवल भौतिक दृष्टिकोण रखेंगे तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं व्यवहारिक दृष्टिकोण को नकार दिया है, और शिक्षा में व्यवहारिक दृष्टिकोण भौतिक दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तीसरा आता है सत्य को इन्होंने, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इन्होंने परिवर्तनशील मान लिया है। सत्य को इन्होंने कैसा माना है? सत्य को इन्होंने परिवर्तनशील मान लिया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इनका मानना है स्थिति, देश, काल, समय पर सत्य परिवर्तित होता रहता है। वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं पर ये बात सही भी साबित होती है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नॉर्मल जगह पे, किसी मोहल्ले में, किसी जगह पे, किसी शहर में किसी को गोली मार देता है तो वो अपराध कहलाता है। लेकिन वही चीज सीमा पर, सरहद पर जवान जब तैनात होता है और वह किसी सामने वाले आक्रामकता करने वाले को अगर गोली मारता है तो वह वहां के लिए सही माना जाता है। इसका मतलब है देश काल स्थिति पर सत्य परिवर्तित होता है, लेकिन सदैव नहीं। ठीक है, उसके बाद चौथा है, इनके अनुसार शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। इनके अनुसार शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। देखिए, अगर निश्चित उद्देश्य नहीं होगा तो शिक्षा कैसे देंगे आप?
क्योंकि उद्देश्य को देख कर ही शिक्षा दी जाती है। तो इनका मानना था निश्चित उद्देश्य नहीं है, आप एक शिक्षा ग्रहण करते रहिए, उसी में आप एक उद्देश्य खोज लेंगे। जबकि इसका विपरीत होता है, जब बालक के पास उद्देश्य होता है तब वह उसकी शिक्षा ग्रहण करता है। यदि बालक को इंजीनियर बनना है तो वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, मतलब उसका उद्देश्य पहले था कि इंजीनियर बनना है, तब जाके उसने पढ़ाई को चुना, ठीक है, तब उसने शिक्षा को चुना। तो ये आज जो यहाँ पर है ये पूरा प्रैग्मेटिज्म जो आपका प्रकृतिवाद है ये खत्म हो जाता है। आगे हम लोग जो भारतीय विचारक है उनमें पहले विचारक है रविन्द्रनाथ टैगोर, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये सारे यहाँ से आपके जो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद वो खत्म हो चुके हैं। अगर आपने इन तीनों का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाएंगे, लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और अगर इनकी PDF आपके पास नहीं है तो आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, आप वहाँ पे व्हाट्सएप करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। इसका भी PDF है, प्रकृतिवाद का भी है, आदर्शवाद का भी है, जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है उसके लिए मैंने PDF तैयार किया हुआ है जो आपको बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग पहली बार आए थे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए